हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों मैं नीतीश राजगुप्ता आप सभी लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि अभी रेलवे का एग्जाम होने वाला है, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देख रहे हैं ना, तुरंत एग्जाम होने वाला है। टेक्नीशियन का एग्जाम तुरंत होगा, इसके बाद फिर असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम होगा। और साइंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरे भाई रेलवे के एग्जाम में। जिस प्रकार से जिंदा इंसान के लिए दिल जरूरी है, जिसे हार्ट कहते हैं, उसी प्रकार से रेलवे के लिए मेरे भाई साइंस जरूरी है। यदि साइंस में भाई आपका तगड़ा रहेगा ना, तो आप रेलवे का एक सीट पर मेरे भाई आपका अधिकार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई आपको एक सीट लेना है तो साइंस मेरे भाई बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, दबा के पढ़ना पड़ेगा। 25 में से मेरे भाई 25 टारगेट करना पड़ेगा। 25 में 15 टारगेट करके आप साइंस नहीं निकाल सकते मेरे भाई। साइंस रटना नहीं है, साइंस को समझना है। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मेरे भाई धातु एवं अधातु, इसको बताने वाले हैं। जिसको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है। अब पूछिएगा कि एनसीईआरटी को मेरे भाई, तो इतना तो बात सब समझ गए होंगे कि आरआरबी ग्रुप डी है या आरआरबी टेक्नीशियन है या असिस्टेंट लोको पायलट है, ये अपने सिलेबस में हल्ला करके बोल रहे हैं मेरे भाई कि हम साइंस क्लास 9 एवं 10th के पैटर्न पर पूछेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी बताऊंगा। इसके साथ साथ जितना एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, जो मेरे पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको बता देंगे। यानी कि इस वीडियो के बाद आपको किसी दूसरे का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, बस जाकर सेट मारने की आवश्यकता है। जो अभी एग्जाम हुआ है करंट में, चाहे टेक्नीशियन का हो चाहे एएलपी का हो। ठीक है मेरे भाई, बात इतना तो समझ गए होंगे। अब एक बात मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चूंकि मैं पूरा साइंस का सीरीज पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा, और साइंस ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको इसके बाद दूसरे का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसका क्या करना है, रिवीजन करना है, केवल रिवीजन। ठीक है। और अभी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, फिर टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, फिर एएलपी का एग्जाम होगा। यानी कि एक सीरीज से एग्जाम होबे करेगा रेलवे के। और रेलवे के एग्जाम में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे भाई इस पूरे सेशन का नाम मैंने क्या रखा है, एग्जाम हैक सीरीज। समझ में आ रहा है ना, एक सीरीज मैंने निकाल दिया जिसे क्या बोलेंगे, एग्जाम हैक सीरीज। रेलवे के एग्जाम में जो इतना साइंस का क्वेश्चन आता है, मेरा प्रयास रहेगा कि इससे क्वेश्चन मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा आवे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। अब पूरा कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई एक चीज आपको करना है, क्या करना है मेरे भाई, इतना ध्यान से समझिएगा। ठीक है। आप इससे पहले बहुत सारे लोगों का साइंस पढ़ोगे मेरे भाई। अब हम आपको अभी पढ़ाएंगे साइंस, बताएंगे साइंस। आपको मेरे भाई कमेंट करके बताना है कि मैंने साइंस कैसा बताया, ताकि आपका कमेंट मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है मेरे भाई। कुछ भी यदि आपको दिक्कत होगा या समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, या अच्छा लगेगा कैसा लगेगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देख लिए धातु एवं अधातु, चलते इस वीडियो को शुरुआत करते। तो चलते हैं मेरे भाई और देखते हैं धातु एवं अधातु को। देखिए सबसे पहला ये है धातु। ठीक है। अब जानते हैं, तत्व जानते होंगे, यौगिक जानते होंगे और मिश्रण जानते होंगे। ठीक है अपने भाई, इतना तो आपको पता होगा बेसिक कंसेप्ट। चलिए अच्छा बात है। देखिए सबसे पहले चूंकि धातु में धातु चैप्टर है, तो सबसे पहले समझते हैं धातु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यार से मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल। ठीक है। जैसे कि आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सोना चांदी, ये सब क्या धातु है। अब बोलेगा धातु को कैसे पहचानेंगे, तो देखो मेरे भाई धातु का मैं एकदम शॉर्ट कट ट्रिक आपको बताता हूं। जिसके लास्ट में यम लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यम, वह क्या धातु है। सोडियम यम लगा, धातु है। पोटेशियम यम लगा, धातु है। कैल्शियम यम लगा, धातु है। औरम यानी कि सोना, और मतलब सोना, यम लगा, धातु है। बात समझ में आ गया ना। और जिसमें यम नहीं लगेगा वो क्या, अधातु। क्या है, अधातु। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहां देखते हैं। सबसे पहला धातु जिसे हम लोग मेटल कहते हैं। ठीक है। ये क्या है, यह उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। धातु का सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो क्या है, बताता है कि यह उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। देखो मेरे भाई, इन सब को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे साइंस 3 प्रकार से पूछती है, 3 तरीके से पूछ सकती है। पहला क्या है कि एकदम फैक्चुअल बेस। ठीक है। फैक्चुअल बेस पूछ सकती है, जैसे कि आपको पूछ देगा कि वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर दौड़ रहती है, ये आपका फैक्चुअल हो गया। दूसरा ये है जो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आता है ना, स्टेटमेंट दे देगा वहां से पूछ लेगा। और चौथा है आपका बोले तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तीसरा बोले तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको साइंस को पूरा कंसेप्ट से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हो गया, यह उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन इसमें अपवाद क्या होता है, सीसा और मरकरी। ठीक है। अपवाद है, आपको ध्यान देना। अपवाद क्या होगा, सीसा और मरकरी होगा। सीसा का संकेत क्या होता है, सीसा बोले तो पीबी होता है, और मरकरी बोले तो एचजी होता है। ठीक है। एचजी से क्या होता है, मर्क्यूरस। ठीक है, मर्क्यूरस।
और ये शीशा क्या होगा, प्लम्बम। प्लम्बम समझ में आता है ना, जिसे पीबी से इंडिकेट करते हैं। देखो मेरे भाई, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता ना चाहिए, हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरॉन का B होता है ना, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। नाइट्रोजन का 7 मतलब कि N होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है ना, परमाणु संख्या 8 होता है, मैं परमाणु संख्या बोल रहा हूँ। और संकेत क्या होता है, O होता है। फ्लोरीन का संकेत क्या होता है, F होता है ना। नियोन का संकेत क्या होता है, Ne होता है। आपको पूरा याद होना चाहिए। एक सीरीज से आपको पूरा एलिमेंट का नाम भी याद होना चाहिए, कम से कम तो 30 एकदम डेफिनेटली मुझबानी याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, और आप जब भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको लोगों से अलग निकलना पड़ेगा, ठीक है। 1,08,00,000 युवा फॉर्म भरे हैं, तो आपको उन सबको पछाड़ के आगे जाना है और एक सीट पक्का करना है। तो इतना तो मेहनत करना पड़ेगा ना। जैसे कि आपको याद करना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आपका होगा आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इस प्रकार से 30 को याद होना चाहिए। इस 30 को मिनिमम मैं बता रहा हूं, ठीक है। और आगे चलेगा तो सोना हो गया, चांदी हो गया, यूरेनियम हो गया, बिस्मिथ हो गया, है ना, प्लम्बस हो गया, मर्क्यूरस हो गया, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। खैर दिक्कत होगा तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, याद भी करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए, ठीक है। धातु प्राय क्या होती है, कठोर होती है। अब कठोर समझ में आता है ना, धातु कठोर होता है, ठीक है, लेकिन इसका अपवाद ध्यान रखना। जैसे कि लिथियम क्या है, इसका अपवाद है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, गैलियम हो गया, सीजियम हो गया। ये कठोर नहीं होता मेरे भाई, ये मुलायम होता है, ठीक है। जैसे कि इस सबको आप चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो कोई कभी कभी आपसे पूछ देगा कि चाकू से काटी जा सकने वाली कौन सी धातु है, तो लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, गैलियम भी हो सकता है, और सीजियम भी हो सकता है। ये सब आपको मैं एनसीईआरटी का पॉइंट बता रहा हूं, इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और एक चीज मेरे भाई यहाँ पे और ऐड कर लीजिएगा, धातु कठोर होता है, इसके साथ साथ इसका द्रवणांक तथा क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। द्रवणांक और क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन जो ये है ना, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसका द्रवणांक क्वथनांक भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि मुलायम ना है मेरे भाई। जैसे मुलायम रहेगा, इसको आप चाकू से काट सकते हैं, तो द्रवणांक और क्वथनांक भी क्या होगा, कम होगा। और एक चीज मेरे भाई यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है गैलियम और ये सीजियम, ठीक है, ये दोनों स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा। गैलियम और सीजियम जो है ना, इसका द्रवणांक और क्वथनांक इतना ज्यादा कम होता है, इतना ज्यादा कम होता है कि आपके हथेली पर पिघल जाएगा। जैसे हथेली पर डालिएगा ना, तो एकदम पिघल जाएगा मेरे भाई, ठीक है, मोमबत्ती की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको ध्यान देना है कि धातुएं प्राय कठोर होती है, लेकिन अपवाद आपको ध्यान देना है। और गैलियम और सीजियम ऐसी धातु है जो हथेली पर क्या होती है, पिघल जाती है, क्योंकि द्रवणांक क्या होता है, इसका काफी कम होता है, ठीक है। अगला है यह ठोस होती है, धातुएं क्या होती है, ठोस होती है, ठीक है। लेकिन अपवाद में क्या है, द्रव जो है ना, आपका Hg क्या, पारा है। पारा बोले तो मर्क्यूरस होता है, ठीक है। तो धातुएं क्या होती है, ठोस होती है, लेकिन जो पारा है ना मेरे भाई, पारा क्या होता है, द्रव की अवस्था में रहता है। तो ये क्वेश्चन में ध्यान देना है कि वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रहता है। तो आपको ध्यान देना है, पारा। एक पारा वो होता है जो दिन भर सूता रहता है, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये पारा, पारा यानी कि द्रव, ठीक है। अब अगला देखते हैं, जानते हैं मेरे भाई, धातु को पीट पीट के आप चादर बना सकते हैं। देखते हैं ना, लोहा को एकदम पीट पीट के एकदम पतला चादर बनाया जाता है ना, चादर बनाया जाता है, उसी पर ना ट्रक उरक बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो वो धातु में एक क्वालिटी होता है कि आप उसको पीट पीट के क्या कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं, ठीक है। तो जानते हैं मेरे भाई, धातु को पीट पीट के चादर बनाने की कला को क्या कहते हैं, आघात वर्धिता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्धिता कहते हैं। आपको ध्यान देना है, आघात वर्धिता का मतलब क्या होता है, धातु को पीट पीट के क्या करना है, चादर बनाना है, ठीक है। अब जानते हैं मेरे भाई, धातु को एकदम लमड़ा के आप तार बना सकते हैं। देखते हैं ना, आपके घर में जो तार आता होगा वो एल्युमिनियम का होगा, कॉपर का होगा, वायर होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या है, धातु में एक विशेष गुण पाया जाता है कि धातु को आप खींच के लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। और धातु की इस गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि धातुओं से आप पतला तार बना सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं 1 ग्राम सोना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 1 ग्राम सोना से आप ना 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। समझ जाइए कितना पावरफुल है 1 ग्राम सोना। समझ में आ रहा ना, आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। लेकिन सोना के तार भाई लगाइएगा नहीं, ठीक है, तो रात के पोले पर से काट के सब गायब कर देगा, ठीक है ना। इसी कारण सोना के तार का यूज नहीं किया जाता, ऊपर से काफी ज्यादा महंगा भी तो है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है
क्या धातुओं का आपस में टकराएंगे ना तो आवाज निकलता है, लेके एकदम टकराओ ऐसे 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 तो क्या होगा, आवाज निकलेगा, साउंड निकलेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सोनोरस कहते हैं, सोनोरस कहते हैं, या क्या बोलते हैं, ध्वनिक बोलते हैं, ध्वनिक या सोनोरस के नाम से जानते हैं। जब धातुओं को पीटते हैं तो आवाज निकलता है। तो ठीक है, इसके बाद बोलते हैं मेरे भाई धातु में एक चमक पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, धातुई चमक बोलते हैं। जैसे देखते हैं ना सोना में कितना ज्यादा चमक पाया जाता है, चांदी में चमक पाया जाता है, तांबा में चमक पाया जाता है। तो धातुओं की एक क्वालिटी है, उसमें क्या होता है, चमक पाया जाता है। ठीक है, अब हीरा का बात मत करिएगा। ठीक है मेरे भाई, हीरा अधातु के तौर पर आ जाएगा। इतना बात समझ में आएगा ना मेरे भाई। ये है आपका धातु का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको माइंड में अच्छा से दिमाग में रखना है। देखिए मेरे भाई, एक बात आपको और बताते हैं, यदि आपको गवर्नमेंट एग्जाम निकालना मेरे भाई तो एक कदम आगे रहिए। ठीक है, आप पढ़िए नहीं, आप किसी को पढ़ाइए, टीचर के फॉर्म अपने आप को जनरेट करिए। जब टीचर के फॉर्म जनरेट करेंगे ना मेरे भाई, अपने अंदर जब इसका रूप आप जनरेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि हाँ ये चीज कोई बंदा हमसे पूछ सकता है। ठीक है, आप लोगों से एक कदम आगे रहेंगे, क्योंकि टीचर हमेशा स्टूडेंट से एक कदम आगे रहता है। ऊपर से क्या होगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब किसी को पढ़ाने जाएंगे तो आपके पास रहेगा तब ना किसी को दे पाइएगा। ठीक है, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि आपको एक कदम आगे रहना है, इस सब चीज को मुजबानी कंठाग्र कर जाइए। ठीक है, ऐसा कि आपको किसी को पढ़ाना, इस पॉइंट में बता रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहां देखते हैं। अब देखते हैं अधातु के बारे में। अधातु क्या होता है, अधातु उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये सुचालक है तो ये क्या कुचालक होगा। ठीक है, तो अधातु क्या होता है, उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन अपवाद ध्यान दीजिएगा, अपवाद क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई। ठीक है, ये पूछा हुआ भी, एलपी के एग्जाम पूछा हुआ है, टेक्नीशियन भी पूछा हुआ, आप देखेंगे तब ना आपको मिलेगा। ये गलती सब मत करिएगा, ये सब गलती करिएगा तो आपका फोकट का नंबर जाएगा। ठीक है, अधातु क्या होती है, प्रायः मुलायम होती है। मुलायम समझ में आता है ना, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। लेकिन देखिए हीरा है ना, हीरा जो है ना, पूरी दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। ठीक है, ये किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। अब देखिए अपरूप क्या होता है, एक ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे देखते हैं ना, माँ देवी दुर्गा जो होती है, माँ सिद्धिदात्री का 9 रूप होता है कि नहीं होता है, यानी कि दुर्गा जी का 9 रूप होता है। तो ये क्या है, दुर्गा जी का अपरूप कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक तत्व है जिसका नाम है कार्बन, इसका अलग अलग रूप होता है। ठीक है, किसी रूप में यह हीरा बन जाएगा, किसी में यह ग्रेफाइट बन जाएगा, किसी में यह बंकमिस्टर फ्लोरीन बन जाएगा। ठीक है, तो इसे अपरूप कहते हैं। ऐसे बेसिकली कार्बन का 3 अपरूप होता है, एक होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है बंकमिस्टर फ्लोरीन, जो कि आपको पढ़ना अगला चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक में। ठीक है मेरे भाई, यहां ध्यान दीजिए। लेकिन जितना पॉइंट बता रहे हैं ना मेरे भाई, आपको दिमाग में कैप्चर कर लेना, कोई पॉइंट को छोड़ना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं, यह क्या होती है, यह ठोस एवं गैस होती है। ठोस एवं गैस कहने का मतलब क्या है कि धातुएं जो होती है, अधातुएं जो होती है ना, ये ठोस होता है या गैस होता है। लेकिन एक ऐसा अधातु है जो द्रव होता है, उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, अधातु में आघात वर्धता का गुण नहीं पाया जाता। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अधातु को आप पीट पीट के चादर नहीं बना सकते हैं। ज्यादा पीटेगा तो टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए अधातु पर एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, जैसे कि फास्फोरस। ठीक है, सब नहीं कर सकते हैं। तो आघात वर्धता क्या है, ये आपका बोले तो क्या है, इसमें गुण नहीं पाया जाता। अधातु में आघात वर्धता का गुण नहीं पाया जाता। उसके बाद अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, यानी कि आप अधातु को खींच के तार भी नहीं बना सकते हैं। अधातुओं में सोनोरस नहीं पाया जाता है, यानी कि अधातु को पीटने पर इसका आवाज नहीं निकलेगा। सोनोरस समझ में आ गया ना, मैंने बताया अभी आपको। अधातु में कोई चमक नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अधात्विक, ठीक है, अधात्विक में चमक नहीं पाया जाता है, इसमें कोई चमक नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन हीरा में देखिए, हीरा में चमक पाया जाता है ना, हीरा तो पूरा चमकता है ना। इसके बाद देखिए एक चीज यहां लिख लीजिएगा, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु मेरे भाई जिसमें चमक पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन एक ऐसा अधातु है, अच्छा मैंने लिखा नीचे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने लिखा है यहाँ पे कि अधातु में कोई चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद में क्या होगा, आयोडीन। आयोडीन में क्या होता है मेरे भाई, चमक पाया जाता है। इस बात को भी ध्यान देना है। तो ठीक है मेरे भाई, आप लोग धातु एवं अधातु के बारे में इतना कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब मेरे भाई कुछ पॉइंट आपको दिमाग में डालना। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अधातु प्राय मुलायम होती है, लेकिन हीरा क्या है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक दोनों निम्न होता है। अधातु का द्रवणांक भी निम्न होगा, क्वथनांक भी निम्न होगा। ठीक है, लेकिन हीरा का क्या होता है, हीरा कठोर भी है, इसका द्रवणांक भी हाई होगा और इसका क्वथनांक भी क्या होगा मेरे भाई,
भी हाई होगा। MP से क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, BP से क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, इतना आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि धातुएं क्या होती है, यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो अरे भाई कोई तो ऐसा धातु होगा ना जो विद्युत का ज्यादा सुचालक होगा, तो आपको यह याद रखना है। ठीक है, धातु का आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ऊष्मा तथा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो होता है चांदी। कौन होता है, चांदी होता है, जिसका संकेत क्या होता है Ag होता है। Ag से क्या होता है अर्जेंटम होता है। ये सब मैं बता रहा हूं, आप लोग अच्छा से जानते होंगे, कहीं से पढ़े होंगे तो इतना तो पता होगा मेरे भाई। नई दिक्कत ज्यादा होगा ना मेरे भाई तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, Ag से क्या होता है अर्जेंटम होता है। तो ये क्या आपका एक ऐसा धातु है जो ऊष्मा तथा विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक है। ठीक है, इसके बाद स्थान किसका आता है, कॉपर का आता है। किसका आता है, कॉपर का आता है। ठीक है, इसके बाद किसका स्थान आता है, कॉपर का आता है। यानी कि कॉपर भी क्या है, इसके बाद है जो ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है। इसके बाद बारी आता है एल्युमिनियम का। किसका आता है, एल्युमिनियम का होता है। इसी कारण से अपने घर में हम लोग एल्युमिनियम के तार का यूज करते हैं और कॉपर के तार का यूज करते हैं। चांदी को इसलिए नहीं करते क्योंकि चांदी काफी ज्यादा कॉस्टली है, काफी ज्यादा महंगा है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया कि ऊष्मा तथा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, चांदी है, फिर कॉपर है, फिर एल्युमिनियम है। इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया आपका धातु एवं अधातु में कुछ बेसिक डिफरेंस। और डिफरेंस की सहायता से मैंने आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट भी बता दिया। इसी डिफरेंस की सहायता से मैंने आपको सारे अपवाद भी बता दिए। अब बस आपको बढ़िया तरीके से इसको रिवीजन करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, अब देखते हैं कि अगला कंसेप्ट हमारा क्या कहता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि देखते ना तार, कोई भी तार देखते होंगे जो आपके घर में लगा होगा, अरे है ना, बिजली से कनेक्ट होगा वो तार से देखते होंगे। तो ये कह क्या रहा ना, तार का जो सबसे बाहरी परत पर देखते हैं लेयर लगा रहता है। रेड कलर का लेयर होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है ना, एक जीवित तार होता है, एक उदासीन तार होता है ना, एक विद्युत मन्य तार होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार का तार होता है। जैसे ठंडा तार भी कहते होंगे आप लोग, गर्म तार भी कहते होंगे, है ना। तो क्या कहता है, तार का जो बाहरी परत होता है ना वो पीवीसी का बना होता है। अब पीवीसी क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीवीसी। ठीक है, और इसका एकलक क्या होता है, विनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। यानी कि यह विनाइल क्लोराइड से मिलकर क्या बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। एक विनाइल क्लोराइड, एक विनाइल क्लोराइड, एक विनाइल क्लोराइड, सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। खैर ये आपको नहीं पढ़ना है, बस मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं आगे क्या बोलता है, धातु के ऑक्साइड। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगला पॉइंट बोलता है कि धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। महा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, धातु के ऑक्साइड, समझ में आ रहा ना, धातु के ऑक्साइड यानी कि कोई भी धातु में ऑक्सीजन लगा दीजिए, सोडियम ऑक्सीजन लगा दीजिए, पोटेशियम ऑक्सीजन लगा दीजिए, कैल्शियम ऑक्सीजन लगा दीजिए, कोई भी धातु में ऑक्सीजन लगा दीजिए, वह क्या हो जाएगा, आपका क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय, यानी कि बेसिक हो जाएगा। वह स्वाद में क्या होगा, कड़वा होगा, उसको छूने पर क्या होगा, साबुन जैसा फीलिंग आएगा। ठीक है, ये बोलता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम क्या धातु है, अरे है ना, आपको रिएक्शन बनाने ना चाहिए, रटना नहीं है, समझना है। कैल्शियम क्या धातु है, ये क्या ऑक्सीजन है कि नहीं है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, आप इसे बोल सकते हैं क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, है ना। और ये दो क्यों लगाया मैंने, बैलेंस करने के लिए लगाया। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। अब जानते हैं मेरे भाई, अब क्या है, कोई भी धातु जो होता है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। मैंने अभी बताया ना आपको, धातु का ऑक्साइड बना लेगा। कैसा होगा मेरे भाई, तो क्षारीय होगा, ये भी बता दिए, दिमाग में डाल लीजिएगा। आगे देखिए इसका एग्जाम्पल, ये दोनों एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये दोनों क्या एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, महा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए क्या बोलता है, कॉपर क्या धातु है ना, धातु। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। यानी कि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड बन गया ना, CuO, है ना, CuO बन गया, ये धातु ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे गेम क्या है जानते हैं, कि जब भी कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है ना मेरे भाई, तो वो काले रंग का कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है। कॉपर 2 ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, कॉपर में दो होता है, एक होता है क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रिक। ठीक है, कॉपर का वैलेंसी दो होता है, एक होता है जिसको क्यूप्रस कहते हैं, एक होता है क्यूप्रिक होता है। तो इसका एक का वैलेंसी 2 होता है, एक का वैलेंसी 3 होता है, तो यहाँ 2 है। ठीक है, 3 वाला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, काले रंग का कॉपर 2 ऑक्साइड होता है। अब आपको वैलेंसी समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
हो सके तो बहुत सारे लोगों को वायलेंसी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब बेसिक तौर पर पढ़ना है, ठीक है। और आप पढ़े धातु और धातु, ठीक है। तो अब मैं इसको बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मेरे भाई आपको याद कर जाना है कि देखो भाई, जब भी कॉपर क्या होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो काले रंग का कॉपर 2 ऑक्साइड आएगा। ये मेरे भी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। गलती नहीं करना मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि सब गलती करेगा तो आप वहाँ सही बनाइएगा, इसलिए इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कॉपर 2 ऑक्साइड होगा, कैसा होगा, काला रंग का होगा। आगे क्या बोलता है, एल्युमिनियम है, ठीक है। एल्युमिनियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि 2Al2O3 बनाएगा। ये तो खैर नॉर्मल है, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं आप ही के शिफ्ट में ना चला है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, अब ये समझ में आ गया आपको, धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। सेम कंडीशन क्या है, अधातु ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। समझ में आ रहा है ना, उल्टा चल रहा है, धातु ऑक्साइड क्षारीय, अधातु ऑक्साइड अम्लीय, यानी कि मेरा वाला तू ले जा, तेरा वाला मैं ले जाऊंगा, बस ये कंडीशन अप्लाई होता है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देखिए, कार्बन क्या है, अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु है, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या होता है, अम्लीय होता है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या ऐसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है मेरे भाई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। अब देखिए, एक होता है CO, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होता है CO, ये उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। अब देखिए मेरे भाई, ये आप पूछिएगा कि मैं कैसे बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, ये आपको अभी सीखने में टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा हुआ भी है। ये तो खैर पूछा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा ना, वो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। जैसे गौर करिए, CO2 ऑक्सीजन का एगो है, दूगो है, कार्बन एगो है, ई दूगो है, ई एगो है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा ना है तो ये अम्लीय हो जाएगा। ये में देखिए C और O है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो देखिए ऑक्सीजन का एगो एगो, कार्बन में क्या एगो एगो, तो दोनों बराबर बराबर ना है, एगो ई एगो, तो जाहिर सी बात है, ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, क्या हो गया, उदासीन हो गया, ठीक है, उदासीन हो गया। चलिए चले आगे। अब देखिए मेरे भाई, इतना तो बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ पॉइंट है जो प्रथम चैप्टर में भी है, सेकंड में भी है और तीसरा चैप्टर में भी है। समझिए क्या है, कह रहा ना, जब मैग्नीशियम का एक फीता लेंगे, अब मैग्नीशियम के फीता को लेकर सलाई से मार देंगे, माचिस लगा देंगे, जैसे मार देंगे यानी कि जला देंगे। मैग्नीशियम को क्या किया, लेकिन मैंने जला दिया, तो जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछेगा, ये तो सब जानता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। पूछेगा कैसा, कैसा ज्वाला के साथ जलता है, तो यह श्वेत लौ के साथ जलता है, यानी कि जब इसको जलाएगा ना तो श्वेत कलर का क्या होगा, कलर निकलेगा, श्वेत लौ के साथ जलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में डालना है, काफी इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मेरे तरफ बोर्ड किनिए और आप डेली इसका प्रैक्टिस करिए, जितना केमिस्ट्री में रिएक्शन है ना डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखो मेरे भाई, एग्जाम में इससे बाहर तो नहीं जाने वाला ना, इतना तो मैं तेरे को बता देता हूँ, ठीक है, इतना मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ। नहीं तो आप एक बार पढ़िए और जाकर टेक्नीशियन में देखिए, ALP में देखिए, सेम क्वेश्चन वहां पे आया हुआ है, नहीं तो जाके मिला लीजिएगा, ठीक है। अभी बोलिएगा कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। चलिए यहाँ देखिए आगे क्या है, अगला मेरे भाई यहाँ देखिए, ठीक है, ऊपर नहीं देखना, यहाँ देखना, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये क्या बोलता है कि जब अम्ल तथा क्षार दोनों आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। देखो मेरे भाई, हो सके तो आपको थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पूरा फ्रेश लाइट नहीं आ पा रहा, फिर भी आप लोग थोड़ा मिला कर चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैंने इतना कर लिया, लेकिन फिर भी एक दो लाइट का कमी है, मैं उसको पूरा कर दूंगा जितना जल्दी हो सके, ठीक है। लेकिन आप लोगों का डिमांड है, ऊपर से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, इसलिए मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा, ठीक है। फिर भी आप लोग अच्छा समझिएगा, क्योंकि आप भी पढ़ाई ही कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया तरीका से। देखिए तो क्या कहता है कि जब अम्ल तथा क्षार जो होता है ना, आपस में क्रिया करेगा, ये तो आपको पता होगा ना, एक है अम्ल जो स्वाद में कड़वा होता है, ये ना है जो लाल लिटमस पत्र को, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अरे है ना अम्ल, याद होता है कि नहीं, कि भुला गए, भूलना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। क्षार पता होगा जो स्वाद में कड़वा होता है ना, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना, ये सब। तो यही कहता है कि अम्ल जो है ना, क्षार से आपस में क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, लवण और जल बना लेगा, इतना तो पता है आपको। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं मेरे भाई, आ रहा है समझ में। अम्ल और क्षार क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि लवण और जल बना लेगा। जहां लवण जल आ गया, अन्य अम्ल और क्षार है, तो वो क्या होगा मेरे भाई, वो आपका डेफिनेटली उदासीनीकरण अभिक्रिया है।
अम्ल तो पता होबे करेगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड H3PO4 हो जाएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH हो जाएगा, है ना। या बोले तो आपको क्या बोले तो फार्मिक एसिड क्या हो जाएगा, HCOOH हो जाएगा। अब जेलिक एसिड बोलेगा तो COOH, फिर COOH हो जाएगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। हाँ, यदि हो सके तो इससे प्रॉब्लम होगा, तब मैंने इसको पढ़ाया था एसिड बेस एंड साल्ट में, जाकर वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर भी दिक्कत होगा तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है मेरे भाई, इसलिए तो मैंने बोर्ड लिया कि आपको भाई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, तो इसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए, अब मेरे भाई एक चीज ध्यान दीजिए, ये तो खैर नॉर्मल है, मुझे बताना था ये, लेकिन इसकी बिना मैं ये नहीं बता सकता था, क्योंकि बहुत सारे भाई आए होंगे पहला बार, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने पहले इसको बताया। अब देखो मेरे भाई, ये है उभयधर्मी ऑक्साइड, जो कि इंपॉर्टेंट है, एकदम टिक कर लेना, ये रेड मार्कर से इसको ट्रिक करना, ठीक है, टिक करना, क्योंकि काफी ज्यादा वीआईपी आदमी है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए क्या बोलता है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया, क्या है उभयधर्मी। उभय का मतलब क्या होता है, उभय का मतलब होता है मेरे भाई, उभय मतलब कॉमन। उभय मतलब क्या, उभय लिंगी, एक में दोनों लिंग पाया जाता है, जैसे केचुआ, है ना, यानी कि एक ही केचुआ में मेल लिंग भी है और फीमेल लिंग भी है, यानी कि एक ही शरीर पर दोनों प्रकार के जब लिंग पाया जाता है तो उसे उभय लिंगी कहते हैं। जैसे कि देखते हैं ना, ह्यूमन में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, ठीक है, तो ये एक लिंगी है। लेकिन केचुआ क्या होता है, बहुलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है, क्योंकि एक ही केचुआ का शरीर पर दोनों लिंग पाया जाता है। सेम कंडीशन यहां होता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड में क्या होगा कि इसमें ना एक से अधिक गुण पाया जाता है। क्या देखते हैं, वैसे धातु के ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड बताया ना मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, तो वैसे धातु का ऑक्साइड जिसमें अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण पाया जाता है। देख रहे हैं ना, आ गया ना दोनों गुण, एक हो गया अम्ल का गुण भी आ गया और यहाँ पे क्षार का गुण भी आ गया, ठीक है। तो कुछ कुछ गिना चुना ऐसे धातु के ऑक्साइड होते हैं जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है। अब कैसे, थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल के बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन दिमाग में रखना। देखिए प्रैक्टिकल के तौर पर ये आपको ध्यान देना, ठीक है। आप जानते हैं ना मेरे भाई कि एक लेंगे अम्ल, एक लेंगे क्षार, तो बनेगा लवण और जल। लेकिन यहां देखिए, क्या ये Al2O3 है, तो बोलेगा जी बिल्कुल है। बोले देखिए ध्यान से, Al2O3 है, तो बोलेगा हाँ है। क्या यह धातु का ऑक्साइड है, तो सोचिएगा ये एल्युमिनियम धातु है, क्योंकि यम आ गया धातु हो जाएगा। ये ऑक्सीजन है, हाँ भाई धातु ऑक्साइड तो है ना, धातु का ऑक्साइड। क्या ये HCl है, अम्ल है, हाँ जी बिल्कुल अम्ल है, अम्ल है ना। तो जब ये और ये आपस में कांटेक्ट किया तो क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस H2O बना रहा, क्या H2O बना रहा। AlCl3 क्या लवण है, H2O क्या जल है, समझ में आ रहा ना, ये लवण ये जल। अब बताइए, सोचिए 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 मेरे भाई, लवण और जल कौन बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया किससे मिलकर बनता है, एक अम्ल और एक क्षार, अम्ल और क्षार मिलेगा तो बनेगा लवण और जल। गौर कर रहे हैं ना। अब ये बताइए, लवण और जल तो बन गया, यहां पे आ गया अम्ल, है ना, और HCl अम्ल ना है, ये तो अम्ल हो गया। लेकिन Al2O3 ये किसकी तरह काम कर रहा है बताइए, जब यहां अम्ल है तो जाहिर सी बात छाया ना होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये छाया ना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्षार की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अम्ल तो यहाँ आ गया तो बचा क्षार है ना, तो ये क्षार की तरह काम कर रहा है। कौन, Al2O3, ठीक है। अब सेम चीज यहां देखिए, यहां सेकंड ध्यान दीजिएगा, ये Al2O3 है, ये NaOH है, बना क्या, सोडियम एल्यूमिनेट बना, 2NaAlO2, ये सोडियम एल्यूमिनेट हो गया, ये H2 हो गया जिसे हम लोग जल कहते हैं। अब गौर करिएगा, ये है सोडियम एल्यूमिनेट, क्या है लवण, ये हो गया लवण, ये हो गया जल। अब बताइए लवण और जल कैसे बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो अम्ल और क्षार पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे NaOH क्या क्षार है, जिसमें OH लग जाए क्षार, जिसमें OH लगे वो क्षार है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षार है। ये सब आपको भी आ जाएगा, चिंता मत करिए, इसलिए ना आपको बोले कि टीचर की तरफ पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक आएगा मेरे भाई, आप बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2NaOH हो गया, ये क्षार हो गया आपका, हो गया क्षार, हुआ ना क्षार, अरे बोलना मेरे भाई हुआ ना। अब बताइए, जब ये क्षार हो गया तब बचा कौन, अम्ल, अम्ल का ना कमी है, तब बताइए अम्ल के फॉर्म में कौन आ जाएगा, Al2O3, Al2O3 यहाँ पे अम्ल की तरह काम किया, तब ना ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, बना क्या लवण और जल। अब सीखना क्या है, रिएक्शन तो आपको दिमाग में रखना है ये, ठीक है। सीखना ये है कि जब यहां पे अम्ल दिया हुआ था तो ये Al2O3 किसकी तरह काम करता है, क्षार की तरह काम करता है।
लेकिन जब यहां पे क्षार दिया हुआ है तो यह किसकी तरह काम कर रहा है? अम्ल की तरह काम कर रहा है। यानी कि Al2O3 कहीं अम्ल की तरह काम कर जा रहा है, कहीं क्षार की तरह काम कर जा रहा है। तब ना आपको बताया उभय धर्मी ऑक्साइड, वैसा धातुक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करता है। ये हो गया आपका उभय धर्मी ऑक्साइड। उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके मेरे भाई जरूर से जरूर बताइएगा। ये चीज समझ में आ गया। अब आपको याद कौन कौन करना है ये बताता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले याद करना आपको जिंक ऑक्साइड ZnO, ये भी उभय धर्मी ऑक्साइड है, ZnO जिंक ऑक्साइड कहते हैं। दूसरा आपको ध्यान देना लेड ऑक्साइड PbO, ये भी आपका उभय धर्मी ऑक्साइड है। और तीसरा आपको ध्यान देना Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड ETC। ठीक है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एग्जाम आपसे पूछेगा तो Al2O3 का चांस बहुत ज्यादा पूछने का, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद पूछेगा ZnO। ठीक है, अब PbO का चांस बहुत कम है आने का। लेकिन मेरे भाई मैंने आपको बता दिया उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होता है। फिर भी मेरे भाई कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं मेरे भाई और देखते हैं कि अगला हमारा कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं। देखिए देखिए, देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि जानते हैं ना मेरे भाई आपको सिलेक्शन लेना है, इसलिए पूरा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई एक बार गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा ना तो इसका दुनिया बहुत अलग है। ठीक है, एक बार इसमें आ जाएगा तो आपका हर एक चीज़ का टेंशन खत्म हो जाएगा। जो अभी आप प्रेशर में होंगे ना वो खैर हम अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी इस सिचुएशन से गुजरे हुए हैं। एक बार पूरा दम लगा दीजिए, कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बार पूरा मन लगा दीजिए अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, एक बार मेरे भाई। ठीक है, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना बस आप सबसे बहुत आगे निकल जाएंगे। टेंशन आपका खत्म हो जाएगा कि हाँ हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है। नहीं लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आपको आज नहीं तो बिहान कस के मेहनत करना ही पड़ेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो आपका नौकरी भी नहीं लगेगा। उस वक्त क्या करेंगे आप सोचेंगे कभी? ठीक है, इसलिए मेरे भाई एक बार ले लो, उसको जो करना वह करना, कोई नहीं तेरे को बोलने वाला है। ठीक है, एक बार मेरे भाई चलो पढ़ते हैं, घबराना नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। बोलता क्या है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं ना, जल में अघुलनशील होते हैं। यानी कि अधिकांश धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि जल में नहीं घुलता। ठीक है, बहुत सारे धातु के ऑक्साइड होते हैं जो जल में नहीं घुलता, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड क्या होता है जल में घुल जाता है। कुछ, अब कुछ में याद रखना पड़ेगा, अपवाद है, केमिस्ट्री का मतलब अपवाद आता है। ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है। सोडियम क्या धातु, ऑक्सीजन क्या है ना, ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा है ना, तो सोडियम ऑक्साइड क्या हो गया, धातु का ऑक्साइड हो गया। जैसे जल के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। और पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, जैसे जल के साथ रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये दोनों मेरे भाई जो होता है ना जल में घुल जाता है। क्या होता है, जल में घुल जाता है। कौन कौन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कौन, ध्यान देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे तो खैर हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। साबुन इसी से ना बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, जो आप लोग साबुन लगा कर नहाते होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये दोनों क्या होता है, जल में घुल जाता है। याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई क्या बोलता है, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, K होता है, और सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। Na से नेत्रियम होता है, और पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, कैलियम। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम जो होता है ना ये बहुत ज्यादा सक्रिय धातु है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, किरासन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। यदि इसको बाहर जैसे छोड़ेंगे ना, पोटेशियम और सोडियम को बाहर छोड़ेंगे, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करेगा, तुरंत आग लग जाएगा, तुरंत आग लग जाएगा। ठीक है, आप कभी कभी देखे होंगे कि जो साधु महात्मा लोग होते हैं, कोई कोई यज्ञ होता है तो कहता है ना कि जादू से आग लग गया। ठीक है, या मंत्र पढ़ा तो आग लग गया, होता है कि नहीं होता है? या किसी को मूर्ख बनाने के लिए क्या करता है, ओम भट्ट स्वाहा मारता, बस आग लग जाता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सोडियम रखता है अपने हाथ में, वो पोटेशियम रखता है अपने हाथ में। एक बार छोड़ेगा बाहर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट करेगा, आग लग जाएगा। तो लोग समझता है जादू हो गया। ठीक है, अब सक्रिय समझ में आ गया ना। अब मान लीजिए ना कि आप पढ़ रहे हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, केवल टाइम पास कर रहे हैं, सपोज करिए। ठीक है, सीरियस मत लीजिएगा। एक वो बंदा है जो दिन रात एक कमरे के अंदर फिक्स करके शादी ब्याह फेस्टिवल सब कुछ छोड़ छाड़ के दिन रात पढ़ाई पर टूट चुका है। बताइए किसका सिलेक्शन होगा, आपका कि उसका होगा? तो जाहिर सी बात उसका होगा। तो आपसे ज़्यादा एक्टिव है तो वो सक्रिय धातु हो जाएगा और आप असक्रिय हो जाएंगे। आया समझ में? चलिए, तो क्या हो गया, ये दोनों पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा सक्रिय धातु है। ठीक है, इसलिए इसको क्या करते हैं, किरासन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं
ताकि यह रिएक्ट नहीं कर पाए। अगला क्या है कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करता है तो अपनी चारों तरफ एक परत बना लेता है ताकि इसका क्षय ना हो। देखिए मेरे भाई, देखिए लोहा में जंग लगता है ना, लोहा में जंग काहे लगता है, काहे कि लोहा में जंग लगता है, जंग दो कारण से लगता है, एक तो उसमें नमी चल जाए और दूसरा क्या हो जाए, ऑक्सीजन की मात्रा चल जाए। ऑक्सीजन और नमी रहेगा तभी जंग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो जंग लगना क्या है, तो धातु के परत की क्षय होने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे ही आपका क्या मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा अपने आसपास परत बना लेता है और उस परत या इसके लिए बेनिफिट होता है, इसका क्षय ज़्यादा नहीं होता और किसी किसी का क्षय भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन खैर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है, ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड क्या होता है, ये ऑक्साइड की पतली परत बना लेती है उससे कांटेक्ट करके। फिर मैंने बताया आपको कि सोना और चांदी चाहे कितना तापमान इसको दे दीजिए, जितना तापमान दे दीजिए ये गल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर चुका है। बात समझ में है ना, जिस प्रकार से एक लड़की एक लड़के को ब्लॉक करती है उसी प्रकार से बेचारा ऑक्सीजन जो है ना, ये सोना चांदी को पूरा ब्लॉक कर दे है। ठीक है, कोई कांटेक्ट नहीं, चाहे कितना तापमान दीजिएगा ऑक्सीजन के साथ कोई क्रिया नहीं करता। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया, चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि धातुएं जो होती है ना, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाता है और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इतना बात समझ में आ गया। धातु जल के साथ, अब जल है, धातु जल रिएक्ट किया, धातु का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो लाइन लिखा है ना मैंने, ये आपको याद रखना है, अब देख के डरिएगा मत। ठीक है, हो सके तो आप पढ़े होंगे, नहीं तो जो बता रहे समझ जाइए। ठीक है, जैसे जल समझ में आता है ना, जल ठंडा भी होता है, जल गर्म भी होता है कि नहीं होता, एक साधारण जल भी होता है ना। तो बस समझिए यहाँ पे जो होता है ना, ठंडे जल से प्रतिक्रिया कौन कौन करता है, तो ठंडे जल से प्रतिक्रिया दो तरह करेगा, एक करेगा पोटेशियम और एक करेगा सोडियम। ये दोनों क्या करता है, ठंडा जल से अभिक्रिया करता है, एकदम शीतल जल रिएक्ट करेगा और बनाएगा उसका हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और भारी मात्रा में ऊर्जा देगा, एकदम आग लग जाएगा। ठीक है, जैसे गौर करिए, ये पोटेशियम आपका हो गया, जल के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, ऊष्मा बनाएगा। ऊपर से देखिए यहाँ सोडियम है, जल से रिएक्ट किया, क्या बन जाएगा, 2NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन बनाएगा और प्लस ऊष्मा मुक्त करेगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों को नहीं याद रखना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बस ये याद रखेगा, धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु का ऑक्साइड प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ठंडे जल से अभिक्रिया कौन करेगा, पोटेशियम और सोडियम, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रियाशील है इसी कारण से। आगे समझ में, याद रखिएगा पोटेशियम और सोडियम। आगे देखिए, आगे क्या बोलता है कि कैल्शियम और जल है ना, कैल्शियम भी धातु है, ये जल हो गया, इसके साथ रिएक्ट करेगा तब बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ये केवल जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, कैल्शियम और जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो बुलबुला की तरह बनाएगा, समझ ना, बुलबुला छोड़ेगा। ठीक है, तो बुलबुला छोड़ने का तो क्या होगा, कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बुलबुला छोड़ेगा तो इससे क्या होगा, कैल्शियम उसके परत पर तैरने लगेगा, क्या करेगा, स्विमिंग करने लग जाएगा। तैरना समझ में आता है ना, जैसे कि आप गंगा जी में क्या करेगा, फरुई डालिएगा। ठीक है, तो गंगा जी में क्या होता है, फरुई जिसे मूरी कहते हैं, वो तैरने लगता है कि नहीं, ये गंगा जी के पानी में कोई पत्ता गिरता है तो वो तैरने लगता है। सेम कंडीशन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होगा, निकलेगा तो वो आराम से क्या करेगा, जितना एलिमेंट होगा उसमें क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। फिर बोलता है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, यह जल के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला बनाएगा। कौन, कैल्शियम भी बनाया और मैग्नीशियम बनाया, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों है ना, कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, तैरेगा उसके ऊपर, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये तीनों ऐसा वीआईपी धातु है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, नोट कर लीजिएगा, ये तीनों ऐसा वीआईपी धातु है जो न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और न ही ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है।
ठीक है, ना गर्म जल के साथ रिएक्ट करेगा ना ठंडा जल के साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करता है भाप के साथ। भाप समझ में आता है ना, जो ऊपर भाप निकलता है, किसी चीज को आप गर्म करते होइएगा तो ऊपर की तरफ भाप निकलता है, हीट निकलता है, ठीक है, इससे यह रिएक्ट करता है। कौन है? एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। याद रखिएगा, ये समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, बता देता हूं मैं आपको कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसा है जो जल के साथ रिएक्ट नहीं करता। हाँ, अपवाद है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ धातु ऐसा है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, और वो कौन कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि लेड है। लेड मतलब क्या होता है? सीसा, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया और चांदी हो गया। ये सब ऐसे धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। कौन कौन है? लेड है, कॉपर है, सोना हो गया और चांदी हो गया, यानी कि ऑरम हो गया और अर्जेंटम हो गया। ये कुछ ऐसे धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। देखो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में मैंने धातु एवं अधातु के बारे में आपको बताया, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग समझे भी होंगे। अब कैसा आपको लगा आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्या आपको इससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अलग बता रहा हूं? क्या आपको अच्छा समझ में आ पा रहा है कि नहीं पा रहा? ये सब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक बात और, इसको पढ़ने के बाद अच्छा सा नोट्स बनाइएगा, और इसके बाद क्या करना, आपको एनसीईआरटी किताब आपके पास होगा, इसको पढ़ने के बाद उसको जाकर पढ़िएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। और जो जो पॉइंट आप मिस कर रहे होंगे, आपको लगेगा हाँ इस पॉइंट को मिस कर रहे थे, हमको ये हाईलाइट करना है, हमको ये अच्छा से पढ़ना है, ये सब आपको पता चलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए।